गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो प्रीवियसली 2018 से लेके 2022 तक सीएपीएफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज इकोनॉमिक्स के उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे सो दैट फर्दर सीएपीएफ एग्जाम्स में जब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन होता है, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द एंटायर कॉन्सेप्ट। तो आपके लिए उन कॉन्सेप्ट्स को काम करना, उन पर अटेम्प्ट करना, उन क्वेश्चंस को बहुत इजी हो जाता है इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। शुरू करते हैं सीएपीएफ एग्जाम्स 2018 से। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 75 इन 2018 एग्जाम, in May 2018, which of the following banks was restricted from giving fresh credit and new recruitment of staff by the Reserve Bank of India? ये कहता है 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से किस बैंक को रिस्ट्रिक्ट किया था न्यू रिक्रूटमेंट करने से, ठीक है, एंड क्रिएटिंग फ्रेश क्रेडिट से, यानी क्रेडिट क्रिएशन से। आपने अगर बेसिक बैंकिंग समझी होगी तो बैंकिंग में हमें एक चीज पता है, बैंकिंग के एक बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर है सभी कमर्शियल बैंक्स का, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेगुलेटर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। आरबीआई का एक फंक्शन है जिस फंक्शन में हमें पता चलता है कि आरबीआई इज बैंक ऑफ ऑल बैंक्स। तो बैंक ऑफ ऑल बैंक्स फंक्शन के तहत ही द आरबीआई रेगुलेट्स ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया, और इसी के तहत जो आरबीआई होता है वो गाइडलाइंस इशू करता है किसी भी कमर्शियल बैंक्स को कि वो फर्दर क्रेडिट कर सकते हैं क्रिएट या नहीं, या फर्दर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं नहीं। इसके लिए जो बेसिक रीजन आरबीआई के पास होता है, उस बैंक की जो परफॉर्मेंस है, उस बैंक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसाइड होता है कि वो बैंक फर्दर क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा या नहीं। तो अगर इन ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 2018 में जिसको आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया था दैट बैंक वाज देना बैंक, ठीक है। देना बैंक को 2018 में आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया था किन चीजों के लिए? पहला, कि वो किसी भी नई रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और दूसरा, वो किसी भी तरीके के नए क्रेडिट को क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसके पीछे रीजन क्या था? व्हाई आरबीआई रिस्ट्रिक्टेड देना बैंक? देखिए, मैंने जैसा आपसे डिस्कस किया था कि आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंकिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट एंड द क्रेडिट परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो अगर हम इस हिसाब से चले तो 2018 में देना बैंक को रिस्ट्रिक्ट करने के पीछे रीजन क्या था? इनके एनपीएस का बढ़ना। देना बैंक का जो एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसकी क्वांटिटी जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इसी रीजन की वजह से देना बैंक जो था वो लो कैपिटल कैटेगरी में जो है वो एंटर होने लगा था, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान आरबीआई फॉलो करती है जब कभी भी ऐसा किसी बैंक के साथ होता है, तो आरबीआई एक्शन प्लान फॉलो करती है जिसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान। इसी एक्शन प्लान के तहत देना बैंक को इन सभी एक्टिविटी से डिबार किया गया, और 2019 में देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस विजया बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था इनकी क्रेडिट कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, इनके एनपीएस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज देना बैंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल हैव, व्हेन वाज, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Next question we have, when was Startup India Hub operationalized to resolve queries and handhold startups? तो इसका जो सही आंसर है वो था 2016। 2016 इज द करेक्ट आंसर। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत, प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 16 ऑफ जनवरी, करेक्ट डेट कई बार एग्जाम से पूछ लेता है एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो 16 ऑफ जनवरी 2016, इस डेट पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत क्या किया? आपको
स्टार्टअप इंडिया हब को ऑपरेशनलाइज किया, ठीक है। और ये ऑपरेशनलाइज कब हुआ था? अप्रैल में, अप्रैल 2016 में से फाइनली ऑपरेशनलाइज हुआ था। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन, जो प्रधानमंत्री मोदी का एक फ्लैगशिप मिशन था, उसे इनिशिएट किया गया और इसी मिशन के अंडर अप्रैल 2016 में जो है वो स्टार्टअप इंडिया हब को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी शिफ्ट, who among the following is not associated with the governing council of नीति आयोग? आपको पता होगा, आप सबने बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नीति आयोग ने जो है 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। नीति आयोग, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक क्वेश्चन कई बार यहाँ फ्रेम होता है, नीति आयोग की फुल फॉर्म के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस पुट आउट किया जाता है। सो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए हर एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इसीलिए बेसिक बेसिक चीजों पर हम काम करेंगे। सो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 2015 में सेटअप किया गया था, रिप्लेस किया गया था, सॉरी इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन जो बना था 1915 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, 1950 में ये बना था और इसने इसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। अब अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन है जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का पार्ट नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हमारी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन, अब गवर्निंग काउंसिल के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पुट ऑन किए जा सकते हैं मल्टीपल तरीके से, तो यू मस्ट नो हु आर द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में अगर हम देखें, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सीएम्स इसका पार्ट होते हैं। साथ में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, एलजीज इसका पार्ट होते हैं। और कुछ स्पेशल इनवाइटीज जो कि इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं या इस प्लानिंग से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, उनको स्पेशल इनवाइटीज की कैटेगरी में रखा जाता है और ये लोग जो होते हैं ये गवर्निंग काउंसिल का पार्ट बनते हैं। तो अगर आपसे फर्दर क्वेश्चन आता है कि हु ऑल आर दी मेंबर्स ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो यू मस्ट नो दैट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, दूसरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, थर्ड इज एलजी ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, और स्पेशल इनवाइटीज जो इकोनॉमिक्स की फील्ड के स्पेशल इनवाइटीज हैं वो जो है गवर्निंग काउंसिल का पार्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्निंग काउंसिल का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बड़े ध्यान आपको रखना होता है कि नॉट पूछा है या हु आर दी पार्ट्स पूछा है इस चीज पर, क्योंकि अगर कई बार जब नॉट नहीं पढ़ेंगे तो आप करेक्ट आंसर में प्राइम मिनिस्टर को जो है वो क्लिक कर सकते हैं। इसलिए रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सा कई सारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जिनको ये वाला क्वेश्चन या ये वाले कॉन्सेप्ट में डिस्टर्ब करते हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। हमें पता है कि नेशनल इनकम है क्या। नेशनल इनकम में अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज द सब टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड बाय ऑल द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के नागरिकों और गैर नागरिकों ने जितनी भी इनकम क्रिएट की है, चाहे वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हो या आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हो, जब वो इनकम साथ आती है तो दैट मेक्स नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में ये क्या कह रहा है कि और इनमें से नेशनल इनकम एक कौन सी चीज को अकाउंट किया जाता है पर्सनल इनकम में। तो अगर हम इसमें से देखें ऑप्शंस में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो ये कह रहा है नेशनल इनकम undistributed profit minus net interest payment made by the households minus corporate tax plus transfer payments to the household from the government of firm। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्यों करेक्ट आंसर है इसको जानना पड़ेगा। हमें पता है कि नेशनल इनकम जो होती है
that is the sum total of income generated by the residents and non-residents of India inside domestic territory, also outside the domestic territory. ठीक है, अब यहाँ पर इनकम कौन कौन सी लेंगे हम? फैक्टर इनकम, ठीक है, फैक्टर इनकम इज अ पार्ट, ठीक। फैक्टर इनकम में वेजेस, देन रेंट, ठीक, देन इंटरेस्ट एंड अल्टीमेटली प्रॉफिट्स, ठीक है। ये जो है फैक्टर इनकम का पार्ट होते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हम बात करें तो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज लैंड, लेबर, थर्ड इज कैपिटल, फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड के बदले जो फैक्टर, इन सब के बदले जो इनकम जनरेट की जाती है ना, उसे फैक्टर इनकम कहा जाता है, एंड दैट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। तो लैंड के बदले जो इनकम क्रिएट की जाती है दैट इज रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर आपको कई बार क्वेश्चन पुट ऑन ये हो सकता है कि कौन सी पार्ट की जो इनकम है, प्रॉफिट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। प्रॉफिट सब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, या वेजेस कितने पार्ट में डिवाइडेड है, या जो फिजिकल कैपिटल है उससे जनरेट होने वाली इनकम जो है वो रेंट है। बट देर आर अदर कैपिटल्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, दैट इज नॉट फिजिकल कैपिटल, लेकिन स्टिल वो भी एक फैक्टर है। तो उसके बदले रॉयल्टी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। रॉयल्टी इज जनरेटेड इन एक्सचेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉफिट के सब पार्ट हम ब्रेक कर लेते हैं एक बार आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक। प्रॉफिट के सब पार्ट को अगर आप समझेंगे तो प्रॉफिट के 3 सब पार्ट्स होते हैं, ठीक। क्वेश्चंस कई बार पुट ऑन होते हैं इसके ऊपर भी। पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, then we have corporate tax, then we have the next one is dividend, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन नाउ इजीली अटेम्प्ट कि नेशनल इनकम का ये पार्ट होता है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स, पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, ठीक, ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म, ठीक। ये सारी चीजें मिलकर के बनाती है नेशनल इनकम। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी। नैरो मनी किसे कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखिए, 2 तरीके की मनी होती है। फर्स्ट इज नैरो मनी, दूसरा होता है ब्रॉड या वाइडर मनी। ब्रॉड या वाइडर मनी, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नैरो मनी किसे बोलता है हमारा आरबीआई, ठीक। अगर हम क्वेश्चंस को रीड करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी किसे डिफाइन करता है? करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। बी में कहता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सर्विंग बैंक्स, then currency demand deposit net time deposit of commercial banks, then currency demand deposit net time deposit of commercial bank plus total deposit of post offices। तो इनमें से कौन सा नैरो मनी है? तो द करेक्ट आंसर इज ए। व्हाई द ए इज नैरो मनी? नैरो मनी उसको कहा जाता है जो इमीडिएटली लिक्विडेबल हो, जिसको इमीडिएटली कैश फ्लो में या कैश में यूज किया जा सकता है, वो हमारा नैरो मनी होता है, ठीक है। नैरो मनी में किन किन चीजों को शामिल कर सकते हैं आप? नैरो मनी में अगर हम देखें, अगर हम नैरो मनी में देखें तो नैरो मनी में सबसे पहले तो करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स जो कि लिक्विड का सीधा सीधा पार्ट है, करेंसी नोट्स, ये नैरो मनी का बेसिक कंपोनेंट होता है। देन डिमांड डिपॉजिट्स। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। देखिए, आरबीआई के पास बैंकिंग में 2 तरीके के डिपॉजिट्स को फॉलो किया जाता है।
एक डिमांड डिपॉजिट, एक टर्म डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट्स होते हैं दो टाइप के, ठीक। आई एम क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट बिकॉज सो दैट कि फर्दर कोई भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होता है तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डिपॉजिट दो होते हैं, एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट। व्हाट आर द डिमांड डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जिन्हें बैंक के कस्टमर्स यानी हम जब चाहे तब बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी सेविंग हमारे अकाउंट में रखी हुई है वो हमारे डिमांड डिपॉजिट से, क्योंकि किसी भी टाइम हम उन्हें अपनी बैंक से डिमांड कर सकते हैं, तो वो पार्ट ऑफ लिक्विड होता है और इसीलिए वो नैरो मनी का पार्ट है। दूसरे जो डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं टर्म डिपॉजिट, ठीक है। टर्म डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, ठीक। टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि कोई भी कस्टमर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम से पहले उन डिपॉजिट्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो टर्म डिपॉजिट एक फिक्स टर्म के लिए जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट किए जाते हैं उन्हें टर्म डिपॉजिट कहा जाता है, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, क्लियर। तो नैरो मनी में अब क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को आप इमीडिएटली ब्रेक करके लिक्विड का पार्ट नहीं बना सकते या इमीडिएट यूज में नहीं ला सकते, इसीलिए उसे नैरो मनी का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट्स को माना जाता है और कई तरीके के अदर डिपॉजिट्स होते हैं जो आरबीआई अपने पास रखती है, उनको भी इसका पार्ट माना जाता है नैरो मनी का, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स। नाउ इससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम अगर वाइडर मनी का कॉन्सेप्ट आ जाता है एग्जाम में, तो वाइडर मनी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वाइडर मनी में किस किस को रखा जाता है, ठीक है। तो वाइडर मनी में आपका जितने भी ये डिपॉजिट्स है प्लस जितने भी नैरो मनी के डिपॉजिट्स है प्लस इसमें क्या आ जाता है, टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, प्लस टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। तो नैरो मनी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ओनली उन डिपॉजिट्स को कैरी किया जाता है या उन डिपॉजिट को लिया जाता है जो कि इमीडिएट लिक्विड के लिए रेडी है या इमीडिएट कैश में यूज किए जा सकते हैं। बट वाइडर मनी के कॉन्सेप्ट में नैरो मनी के साथ साथ टर्म डिपॉजिट्स को भी एड ऑन कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मनी मल्टीप्लायर से रिगार्डिंग है, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर आप इसे कहिए, आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मल्टीपल मल्टीप्लायर पढ़ने पड़ेंगे। मनी मल्टीप्लायर, कंजम्पशन मल्टीप्लायर, सेविंग मल्टीप्लायर, प्रोडक्शन मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर, बहुत सारे मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 जो 2018 के पेपर में आया है, दैट इज मल्टीप्लायर्स विल बी लोअर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस केस में मल्टीप्लायर लोअर होगा, ठीक है। पहला, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा, लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तीसरा, हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। और चौथा, लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पर क्या कहता है, कौन से मल्टीप्लायर की बात हो रही है यहाँ पर? ये जो मल्टीप्लायर है ये है इनकम मल्टीप्लायर। इनकम मल्टीप्लायर की यहाँ पे बात हो रही है। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इनकम मल्टीप्लायर जो होगा उसको लो कर देगी। देखिए, इनकम मल्टीप्लायर जो पूरी तरीके से डिपेंड करती है, इनकम मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, सॉरी, इनकम मल्टीप्लायर डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से इनकम मल्टीप्लायर, ठीक है। अब जितनी ज्यादा सेविंग होगी, कोई भी कंज्यूमर अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन वो खर्च ना करके उसे सेव कर रहा है, तो क्या एक्सपेंडिचर क्रिएट हो पाएगा? क्या इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो पाएगी? नहीं होगी। अगर इकोनॉमी में डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी तो क्या इनकम मल्टीप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए अगर इनकम मल्टीप्लायर आपको बढ़ाना है तो आपका कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, सेविंग कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी कंजम्पशन की कैपेसिटी लो है, आप कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो इनकम मल्टीप्लायर होगा वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज बी, बिकॉज लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है,
लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि कंज्यूमर की कंजम्पशन की टेंडेंसी कम है, और अगर कंज्यूमर की कंजम्पशन की टेंडेंसी कम होगी तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा किस ओर होगी, सेविंग्स की ओर। और इससे क्या होगा, डिमांड कम क्रिएट होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी, एंड अल्टीमेटली इनकम भी अपने आप ही कम हो जाएगी। सो इससे इनकम मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114। ठीक है, 2018 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल set up to deal with the expeditious disposal of cases relating to environmental protection was set up under the कौन से 5 ईयर प्लान के तहत इसको सेटअप किया गया था, किसको, एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो इनमें से किसी भी, ठीक है, 5 ईयर प्लान के तहत इसे ऐड ही नहीं किया गया। ठीक, इनमें से किसी भी 5 ईयर प्लान के तहत एनजीटी को ऐड ही नहीं किया गया था, लेकिन एनजीटी को ऐड किया गया था सबसे पहले एनजीटी समझ लेते हैं, उसके बाद विल डिस्कस फर्दर। एनजीटी क्या है, एनजीटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो पोल्यूशन और पोल्यूशन रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिगार्डिंग जो है वो प्रिकॉशंस इंडिया के अंदर क्रिएट करती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको डील करने का काम एनजीटी को दिया गया है। तो एनजीटी बनाया गया था 2010 में। एनजीटी वॉज क्रिएटेड इन 2010। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, एनजीटी का जो मेन पर्पस था वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी हैजार्ड्स हैं उनको डील करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन हो, फॉरेस्ट का डिक्लाइन हो या डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो या क्लाइमेट चेंज हो, इन सभी इश्यूज को डील करने के लिए एनजीटी वाज क्रिएटेड इन 2010 एंड इट वाज नॉट अंडर एनी प्लान। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी क्या है, ये आपका पॉलिटी में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या एनजीटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन के किसी भी 5 ईयर प्लान का पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ एनी 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज of households still use firewood for the cooking as per 2011 census। सी द कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन पुट अप किया गया है 2011 के सेंसस से। 2011 के सेंसस में कितनी फैमिली ऐसी पाई गई जो आज भी अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, उपला या किसी भी तरीके का जो है वो फायरवुड यूज करती है। तो अगर इसका हम सही आंसर देखें तो करेक्ट आंसर इज 60% फैमिलीज। 60% फैमिलीज 2011 के सेंसस में ऐसी पाई गई थी जो तब तक भी फायरवुड के ऊपर डिपेंडेंट थी अपने डेली बेसिस के हाउस होल्ड कुकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2016 में टू सॉल्व दिस इशू, इन 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड। इन 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड। अच्छा, इसके तहत क्या किया गया था, अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल फैमिलीज के जितने भी हाउस होल्ड थे उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किए गए थे विद गैस बर्नर्स। ठीक है, उज्ज्वला योजना एक फ्लैगशिप स्कीम थी प्रधानमंत्री मोदी की या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, जिसके तहत हर बीपीएल फैमिली को एक एक गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन, ठीक है, एंड गैस बर्नर्स प्रोवाइड किए गए थे सो दैट उनकी डिपेंडेंसी फायरवुड फ्यूल से हट करके एलपीजी की तरफ शिफ्ट हो सके। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव is consider the following countries
China, Spain, India, and Russia. Which of the following is the correct ascending order? Mark the line ascending order of the above countries in terms of their share of service sector to gross value added during the period of 2001 to 2015. अगर हम 2001 से 2015 की बात करें तो इनमें से कंट्रीज को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जिन कंट्रीज का जो शेयर था, सर्विस सेक्टर का शेयर था, वो जीवीए में अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म जीवीए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीवीए? सी, जब इनकम, नेशनल इनकम की बात की जाती है तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त तीन डिफरेंट तरीके यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सेकंड इज इनकम एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमें क्या समझ आता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन से क्या इसका मीनिंग है? इकोनॉमी के अंदर जितनी ज्यादा वैल्यू एड की जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोडक्ट को एक इंटरमीडिएट से लेकर के फाइनल गुड एंड देन उसको सेल करने तक, उसमें जितनी भी वैल्यू ऐड की जा रही है उसको वैल्यू एडिशन कहा जाता है। और इसी मेथड में जो एक्सपेंसेस कैलकुलेट होते हैं उसको वैल्यू एडिशन मेथड में यूज किया जाता है। उसे हम कभी जब इस कॉन्सेप्ट पे, टॉपिक पे लेक्चर लाएंगे तो उसमें हम डिटेल्ड कवर इस चीज को करेंगे। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज इनमें किस तरीके से कंट्रीज इनमें से कौन असेंडिंग ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करता है इनका सर्विस सेक्टर जीवीए में। अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो चाइना, देन स्पेन, देन इंडिया एंड देन रशिया। ठीक है, ये सही ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर इन कंट्रीज का जिनका सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है अपने जीवीए में। सबसे ज्यादा रशिया का सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, देन इंडिया का, देन स्पेन का एंड देन चाइना का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगर हम फार्मर लोन्स की बात करें, इफ फार्मर लोन्स वर वेव्ड इन इंडिया हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पुट ऑन किया गया है। ठीक है, अगर इंडिया में फार्मर लोन्स को वे ऑफ कर दिया जाए, यानी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए, तो इससे एग्रीगेट डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देता है प्राइवेट कंजम्पशन इंपैक्ट वाया इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर नेट वेल्थ। ठीक है, देन पब्लिक सेक्टर इंपैक्ट वाया चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। ठीक है, देन crowding out impact via higher borrowings by the state governments, and then crowding in impact via higher credit availability as banks NPA fall। इनमें से कौन कौन से इम्पैक्ट या क्या इफेक्ट हो सकते हैं हमारे एग्रीगेट डिमांड में अगर हम फार्मर्स के लोन को वे ऑफ कर देते हो? तो करेक्ट आंसर है इसका ए। ठीक है, कौन कौन से इम्पैक्ट होंगे? प्राइवेट कंजम्पशन जो होगा वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन क्यों इम्पैक्ट करेगा यहाँ पर? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी फार्मर के कर्जे को माफ कर दिया जाए तो उस फार्मर की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज उसको अब कर्जा नहीं भरना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सेविंग्स का फार्मर्स की होंगी तो वो उसकी इनकम में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी जो पर्सनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन इनकम है वो बढ़ जाएगी अल्टीमेटली, तो उसकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी फार्मर की इनकम, इनकम को हम हमेशा किससे शो करते हैं? वाई से। इनकम को हम किससे शो करते हैं? वाई से। ठीक है, अगर किसी फार्मर की इनकम बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली फार्मर की प्राइवेट कंजम्पशन यानी डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इससे इंडिया की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? तो इंडिया की जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दूसरा किस पर असर पड़ेगा? पब्लिक सेक्टर पर असर पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा? पब्लिक सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर फिस्कल स्ट्रेस पैदा होगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में क्या हो जाएगा? फिस्कल स्ट्रेस। ठीक है, फिस्कल स्ट्रेस कैसे पैदा हो जाएगा?
गवर्नमेंट जो लोन बांटती है वो लोन गवर्नमेंट के लिए एक एसेट है। अगर गवर्नमेंट टाइम पर उन लोन्स को रिकवर नहीं करती है या उससे रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट या ईएमआई रिसीव नहीं करती है, तो गवर्नमेंट के बजट सेक्शन का जो कैपिटल रिसीट है वो डिक्लाइन करता है। ठीक है। और गवर्नमेंट का अगर कैपिटल रिसीट डिक्लाइन करेगा तो गवर्नमेंट का जो बजट है, फिस्कल स्ट्रेस का इजी मीनिंग क्या है? बजट के ऊपर बोझ पड़ना। ठीक है। तो अगर सरकार समय पर अपने ड्यूज को या अपने लोन्स को रिकवर नहीं करती है तो सरकार के बजट को लॉस होंगे और इसी वजह से उसके बजट के ऊपर स्ट्रेस आएगा। ठीक है। तो इसका दूसरा इंपैक्ट किस पर होगा? पब्लिक सेक्टर पे। देन नेक्स्ट, इसका थर्ड इंपैक्ट क्या होगा? क्राउडिंग इन इंपैक्ट वाया हायर क्रेडिट अवेलेबिलिटी एज एनपीए फॉल। तीसरा और सबसे बड़ा असर पड़ेगा बैंक्स के ऊपर। किस पर पड़ेगा? बैंक्स के ऊपर, क्योंकि यहां पर फिस्कल टर्म्स में बैंक का जो भी फिस्कल टर्म होगा उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट। नेगेटिव इफेक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट डिसिप्लिन खराब होता है। अगर कोई भी बैंक लोन क्रिएट करती है किसी फार्मर को एंड द फार्मर इज नॉट एबल टू पे दैट लोन बैक, अगर वो फार्मर अपना लोन वापस चुकाने में समर्थ नहीं है और अगर सरकार उसका लोन माफ कर देती है तो इससे बैंक का एनपीए क्रिएट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है वो। ठीक है। और अल्टीमेटली इससे जो बैंक का फिस्कल टर्म है वो स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ता है। ठीक है। तो इसका अगला असर किस पे पड़ेगा? बैंक्स के ऊपर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है। अब आ जाते तो 2019 के क्वेश्चंस की ओर। ठीक। 2019 के क्वेश्चंस की अगर बात करें, ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन अ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड। देखिए यहां तक पहले समझना जरूरी है टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, पहला कॉन्सेप्ट, वेरिएबल फैक्टर्स are used, more and more variable factors are used, second concept। ठीक है। and the quantities of fixed factor are constant, third concept। ठीक है। तो इससे इनमें से कौन सी चीज होगी? ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को समझने के लिए हमें वेरिएबल फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जब भी किसी भी चीज की प्रोडक्शन की जाती है तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए दो तरीके के फैक्टर्स को यूज किया जाता है। नंबर इज वेरिएबल एंड अनदर वन इज फिक्स्ड। और किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए जो टाइम यूज होता है वो दो तरीके से होता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। जब भी हम शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करते हैं तो शॉर्ट टर्म के में हमें जब भी प्रोडक्शन करना होता है तो शॉर्ट टर्म में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना इनफ सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है कि वो वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स को एक साथ बढ़ा करके या एक साथ चेंज करके प्रोडक्शन को चेंज करें। टाइम की कमी होने की वजह से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करते हैं? ओनली वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा देते हैं, जो कि इसने कहा है अपने पॉइंट में भी, मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज्ड। यानी वेरिएबल फैक्टर्स को लगातार बढ़ाया जाएगा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ फिक्स फैक्टर क्या होगा? कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें वेरिएबल फैक्टर्स को लगातार बढ़ाना होता है, जबकि फिक्स फैक्टर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि टाइम की कमी होती है। और इसी रीजन की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इसी इम्बैलेंस की वजह से जो प्रोडक्शन है वो तेजी से डिक्लाइन करती है। फिक्स फैक्टर अपनी जगह पे कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल फैक्टर लगातार बढ़े जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो एक टाइम के बाद इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे प्रोडक्शन होगी वो तेजी से डिक्लाइन करेगी। और प्रोडक्शन के तेजी से डिक्लाइन करने से जो स्टेज इकोनॉमी में डेवलप होती है उस स्टेज का नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। याद रखिएगा, प्रोडक्शन की तीन स्टेजेस होती हैं। प्रोडक्शन स्टेजेस तीन होती हैं। नंबर वन, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड कांस्टेंट रिटर्न
एंड थर्ड इज डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो जब इम्बैलेंस पैदा होता है वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स के बीच में, तो उससे थर्ड स्टेज पैदा होती है, थर्ड स्टेज क्रिएट हो जाती है, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न। एंड डिमिनिशिंग रिटर्न के आने से अपने आप ही अगर आप देखेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी अपने आप ही डिमिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन गिरेगी तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी गिर ही जाती है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? पर यूनिट लेबर के लगाने से जितनी भी प्रोडक्शन चेंज हो रही है वो मार्जिनल है। एक लेबर बढ़ने से जितनी प्रोडक्शन बढ़ी उतनी प्रोडक्शन मार्जिनल मानी जाएगी। ठीक है, और टोटल जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन को टोटल प्रोडक्शन कहा जाता है। तो जब टोटल प्रोडक्शन गिरेगी तो मार्जिनल भी ऑटोमेटिकली गिरेगी, इसलिए द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट वी हैव इज which one of the following is not correct? The average revenue and marginal revenue curves of a perfectly competitive firms are perfectly elastic. The marginal revenue curve of a monopoly firm is above its average revenue curve. The long run, a competitive firm earns only normal profits. See, in equilibrium, the marginal cost curve of the monopoly firm may be rising, falling or constant. इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? तो आइए सही आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। सही आंसर है बी। क्यों है बी सही आंसर? समझिए, बी सही आंसर इसलिए है क्योंकि जब भी मार्जिनल कर्व, मोनोपोली मार्केट देखिए, अगर पहले तो आप मार्केट समझिए, मार्केट बेसिकली तीन है, मोनोपोली, तीन नहीं, मोनोपोलिस्टिक, देन ओलिगोपोली, और एक और है जो फर्स्ट टाइप होता है। टोटल चार मार्केट टाइप है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। ये चार मार्केट टाइप होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। इनमें से जो बात कर रहा है वो किसकी कर रहा है? मोनोपोली मार्केट की। मोनोपोली कौन सी मार्केट टाइप है? मोनोपोली उस मार्केट टाइप को कहा जाता है बच्चे जहां पर कंज्यूमर या कस्टमर्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस को बेचने वाला सेलर केवल अकेला होता है। तो जहां सेलर अकेला हो और मल्टीपल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हो, इस मार्केट टाइप का नाम है मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली में कर्व का बिहेवियर कैसा रहता है? एवरेज रेवेन्यू के अकॉर्डिंग या मार्जिनल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो कर्व का बिहेवियर क्या होगा? प्राइस जो होगा एवरेज रेवेन्यू का, वो कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगा। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो बिलो एआर होता है। ठीक है, यहां पर जितना ज्यादा कोई भी पर्सन, इसके पीछे रीजन समझना है क्यों एम आर ए आर के नीचे है। अगर हम इस तरीके से चले, ये अगर एम आर का कर्व है, ठीक है, तो सॉरी, अगर ये ए आर का कर्व है तो एम आर का इससे नीचे ही होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि कोई भी मोनोपोली मार्केट के अंदर जब धीरे धीरे अपनी ज्यादा क्वांटिटी सेल करता है, मोर क्वांटिटी अगर आप सेल करते हैं, ठीक है, तो प्राइस भी सेलर क्या करेगा? प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। तो चांसेस है कि प्राइस क्या किया जाएगा? प्राइस रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर चलें तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत साबित होती है। यहाँ पर क्या कहता है कि कोई भी अगर अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहता है तो उसे प्राइस कम करना होगा, और प्राइस कम करने के पीछे मोनोपोली मार्केट में एकमात्र जो तरीका होता है दैट इज मोर क्वांटिटी इफ द मार्केट इज सेलिंग, तो अपने आप ही प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट अगर हम चलें, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, बहुत इजी क्वेश्चन पुट ऑन किया गया है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है अटेम्प्ट करना। प्राइस इलास्टिसिटी समझिए सबसे पहले क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी किसे कहते हैं?
प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस में आने वाले चेंज से जितना भी प्राइस चेंज हो रहा है और प्राइस में आने वाले चेंज से जितनी भी डिमांड चेंज हो रही है, ठीक है, उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। प्राइस में आने वाले चेंज से जितनी भी डिमांड चेंज होती है या जितना परसेंट डिमांड चेंज होती है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। एक आसान डेफिनेशन अगर हम दें तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कीमत में आने वाले परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन की वजह से डिमांड में जितना भी चेंज आएगा उसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। तो इलास्टिसिटी मल्टीपल टाइप की होती है। पहले मोर इलास्टिक, ठीक है, देन हाईली इलास्टिक या सॉरी नॉट हाईली इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड, नॉन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी। क्या कहता है, जब प्राइस से ज्यादा डिमांड चेंज हो जाए तो मोर देन यूनिटरी, प्राइस से कम डिमांड चेंज होती है तो लेस देन यूनिटरी, प्राइस के मुकाबले की डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है तो हाईली इलास्टिक या मोर इलास्टिक। और अगर प्राइस में कितना भी चेंज आता रहे लेकिन डिमांड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस कम होता है तो भी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ज्यादा होता है तो भी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके की डिमांड को कहा जाता है नॉन इलास्टिक डिमांड। क्या कहा जाता है, नॉन इलास्टिक डिमांड। तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी किस केस में होता है, नॉन इलास्टिक डिमांड के केस में, ठीक है, यानी प्राइस का डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, whatever the change in price there is absolutely no change in demand, यानी कितना भी चेंज होता है कीमत में लेकिन प्राइस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉन इलास्टिक डिमांड। अगर इसकी इक्वेशन कभी एग्जाम में आ जाती है तो इसकी इक्वेशन होती है ईडी इज इक्वल टू जीरो, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, suppose that the price of a commodity increases from 19 to 110 and the demand curve shows that the corresponding reduction in quantity demand is from 240 units to 160 units, then the coefficient of the price elasticity of demand will be। अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन ये पुट ऑन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, देखिए एक बहुत इजी सा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर ये कहता है कि भाई, क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 10, तो हमारा प्राइस क्या है 90 और नए वाले प्राइस को हम कहते हैं P1, तो वो कितना है 110। तो क्वांटिटी का क्या असर पड़ रहा है इसका, प्राइस का, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में क्वांटिटी डिमांड जो है वो 240 यूनिट से 160 हो जाती है। तो पुरानी क्वांटिटी वाज 240 यूनिट, ठीक है, एंड द न्यू क्वांटिटी वाज 160, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चे, बहुत इजी सा फॉर्मूला, देखो बेसिक से हम समझना है तो थोड़ा सा लेंथी विल यूज। हमें डेल्टा निकालना होता है, सबसे पहले डेल्टा पी एंड देन डेल्टा क्यू। डेल्टा पी फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है पी वन माइनस पी, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करने के लिए क्यू वन माइनस क्यू। अगर पी वन माइनस पी करें तो आंसर वुड बी 20, डेल्टा पी वुड बी 20, क्यू वन माइनस क्यू करें तो द आंसर वुड बी 80, द आंसर वुड बी 80। डेल्टा क्यू कितना होगा 80, डेल्टा पी कितना होगा 20। अब हमें फर्स्ट स्टेप तो हमने ये फॉलो किया कि फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों का डेल्टा फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। सो द डेल्टा पी वाज 20 एंड डेल्टा क्यू वाज -80, ठीक है।
अब अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में अगर हम चलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी करना पड़ेगा सो दैट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड स्टेप में वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्वांटिटी की भी एंड प्राइस की भी। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे। आप क्या फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज फाइंड चेंज फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इससे किस में निकलता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे ही अगर आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी करें तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो डेल्टा पी वॉज 20, पी वॉज 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो आपका जो डेल्टा पी है, ठीक है, इसकी जो इक्वेशन आएगी दैट वुड बी 22.2%। ठीक है, देन डेल्टा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला। डेल्टा क्यू कितना आया, -80। ठीक है, अपॉन में क्यू कितना था, 240 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो द आंसर वुड बी 33 -33.3%। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो हमसे पूछा जा रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए जो अल्टीमेट फॉर्मूला यूज होना है दैट इज माइनस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वाज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वाज -33.3, परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाज 22.2। ठीक है, तो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्स आंसर आता है 1.5। ठीक है, अप्रोक्स इसका आंसर क्या आता है, 1.5। ठीक है, ये मिड पॉइंट मेथड है। ठीक है, लेकिन 1.5 जो है वो कहीं भी ऑप्शंस में गिवन नहीं है। तो हम स्टैंडर्ड मेथड की स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से अगर चलें तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम बढ़ते हुए नियरेस्ट फिगर को चेक करेंगे तो द आंसर वुड बी 2। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी 2। सो इस पूरे मेथड के तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल है जो आपको बेसिक 12th या 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप अगर इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो दिस बिकम्स इजी टू यू नो अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस कमिंग इन एग्जाम। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपके लिए उसे करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 विच इज 15th क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ अ क्रेडिट लोन bearing 24% interest per year if the rate of inflation is 10%? बहुत आसान क्वेश्चन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर ईयर कितना है, 10%। ठीक है, हर साल जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो कितना बढ़ता है, 10% बढ़ रहा है। तो अब आपसे पूछता है रियल इंटरेस्ट रेट कितना है फिर जी। हर साल अगर 10% इंटरेस्ट का इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है तो रियल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, और अभी करंट में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है। करंट इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो वो है 24%। ठीक है, करंट इंटरेस्ट रेट कितना है, 24%। और हर साल इन्फ्लेशन अगर 10% बढ़ जाता है तो कितना चेंज हुआ होगा, तो द करेक्ट आंसर इज 14। क्योंकि अगर रियल इंटरेस्ट रेट 14% था तो अगले साल उसमें 10% बढ़ जाने से वो कितना हो जाएगा, 24%। तो रियल कितना है 14, इन्फ्लेशन का रेट कितना है 10, इन्फ्लेशन का रेट कितना है 10। तो अगर 14% पे आज आपने इंटरेस्ट लिया है, अगले साल 10% इन्फ्लेशन ऐड हो जाती है
तो आंसर वुड बी 24। ठीक है, सो 14 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो इन्फ्लेशन को समझ लीजिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस लेवल। जो बेसिक प्राइस लेवल होता है इकोनॉमी के अंदर किसी भी चीज का, उसमें जब लगातार बढ़ोतरी होती रहती है तो उसी को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, इन अ क्लोज इकोनॉमी with no taxes, if the marginal propensity to consume is always 0.90, then the value of multiplier will be। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कितना है जी आपका? 0.90। तो मल्टीप्लायर क्या होगा? देखो, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। के इज इक्वल टू, ये क्या है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ठीक है, के का मतलब होता है मल्टीप्लायर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मल्टीप्लायर क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 माइनस एमपी से। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.90। ठीक है, 0.9 मान लेते हैं इसे। ठीक, तो द करेक्ट इक्वेशन वुड बी 1/1 माइनस, सॉरी, करेक्ट इक्वेशन क्या होगी? 1/0.1। ठीक है, और 0.1 इस 1 को कितनी बार में डिडक्ट कर देगा? 10 टाइम में। ठीक है, तो 10 बार में ये डिवाइड कर देगा इसे, इसीलिए के की वैल्यू कितनी होगी जी? 10। सो आंसर वुड बी ए। एमपीसी का फॉर्मूला, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि जैसे जैसे किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, उस इनकम के रिलेशन में उसकी कंजम्पशन की टेंडेंसी किस हिसाब से चेंज हो रही है। अगर इनकम बढ़ रही है और उसकी कंजम्पशन घट रही है तो उसकी एमपीसी होगी लो। अगर इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उसकी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो टेंडेंसी एमपीसी की होगी हाई। तो यहाँ पर क्या कहता है? एमपीसी कितना है? 0.9। फॉर्मूला क्या कहता है? 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी करते ही आपका क्या आ जाता है? 0.1 की वैल्यू। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं मल्टीप्लायर का आंसर आ जाता है 10। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले। अकॉर्डिंग टू द सिंपल केन्जियन थ्योरी, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम। अगर हम चले, केन्स कौन है? केन्स एक इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, और केन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये चले तो एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा होगा इनकम के अगेंस्ट? तो इसका आंसर है ए, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है? देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों का रिलेशन ही पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। ठीक है, और अगर इनकम बढ़ेगी और कंजम्पशन बढ़ेगी तो कर्व जो होगा कंजम्पशन का वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। सो आंसर वुड बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस सीलिंग कहते हैं किसे? दो तरीके के प्राइस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट। भारत सरकार दो तरीके की कीमतें इंट्रोड्यूस करती है। नंबर एक, प्राइस फ्लोर। नंबर टू, प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। व्हाट इज फ्लोर प्राइस या प्राइस फ्लोर? जब भी किसी चीज की महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है ना, किसी भी चीज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है, किसी भी कमोडिटी, किसी भी सर्विस की कीमतें अगर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और वो कंज्यूमर की कंजम्पशन कैपेबिलिटी से, कैपेसिटी से बाहर होती जा रही है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? उस चीज की एक मिनिमम कीमत तय कर देती है।
जब भी कोई चीज लगातार महंगी होती जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी एक मिनिमम कीमत फिक्स कर देती है। ठीक है, उस मिनिमम कीमत को, द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी कमोडिटी, की भी कमोडिटी की अगर मिनिमम प्राइस को गवर्नमेंट फिक्स कर देती है तो उसी प्राइस का नाम है प्राइस फ्लोर। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोर। और जब किसी भी कमोडिटी के कीमत लगातार घटती जाती है, गिरती जाती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उसका मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। ठीक है, जब भी किसी भी चीज, किसी भी कमोडिटी, किसी भी सर्विस की कीमतें लगातार गिरती रहती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका मिनिमम सॉरी मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है। और उसी मैक्सिमम प्राइस को बोला जाता है प्राइस सीलिंग। ठीक है, सो प्राइस सीलिंग इज मैक्सिमम प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अगेंस्ट मिनिमम प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट इज नोन एज प्राइस फ्लोर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्राइस सीलिंग नहीं है? ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखें, फेयर चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, भाई कितना चार्ज कर रहे हैं, बढ़ा के घटा के, सरकार ने तय किया नहीं किया कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये नहीं है। प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट्स, घटा के बढ़ा के प्रिंट किया गया है, पता नहीं चलता, तो ये भी नहीं है। एमएसपी फॉर द केन बोरोवर्स। ठीक है, एमएसपी हमेशा क्या होता है, मिनिमम प्राइस होता है। ठीक है, एमएसपी क्या होता है, मिनिमम प्राइस होता है, तो इसलिए प्राइस फ्लोर का होगा, तो ये भी नहीं है। मिनिमम वेजेस फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब वेजेस कभी भी प्राइस नहीं होते। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट भी इसका हिस्सा, क्योंकि वेजेस प्राइस नहीं होते तो इसीलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इनमें से भी आप किसी भी तरीके को, ये इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट, इसका सही आंसर जो होगा वो है गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा जो, क्या, मैक्सिमम प्राइस। सो मैक्सिमम प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू इकोनॉमी विच इज ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेसिक से इकोनॉमिक्स का पार्ट है, पीपीसी। ठीक है, इसको पीपीएफ भी कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। है क्या ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या पीपीसी किसे कहते हैं? ये एक कर्व है। ये क्या है, एक कर्व है। ठीक है, ये कर्व क्या करता है, ये उन कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है जिन कॉम्बिनेशंस को हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज गिवन है उनकी मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है। हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो मिल करके एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, एक ही टाइम पर दो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन दो कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी रिसोर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनसे जो भी कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं उन कॉम्बिनेशन को पीपीसी पे दिखाया जाता है, पीपीएफ पे दिखाया जाता है। अब यहां पर कहता क्या है कि अगर आपको किसी भी इकोनॉमी में एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको दूसरे की प्रोडक्शन को अपने आप घटाना पड़ेगा। यानी कर्व कहता है अगर आप ए एंड बी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप अगर ए की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो बी की प्रोडक्शन घटानी पड़ेगी, बी की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो ए की प्रोडक्शन घटानी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? बिकॉज रिसोर्स क्या होता है बच्चे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एंड रिसोर्सेज का दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि इनके ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल यूजेस हैं, इनके ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल यूजेस हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ एक ही टाइम पर हर चीज की इक्वल प्रोडक्शन पर नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरी चीज की प्रोडक्शन को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इनमें से क्या कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, पीपीसी के रिगार्डिंग, द इकोनॉमी हैज टू सेक्रीफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। देखिए पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको ए की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो बी की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बी की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ए की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, आप अगर बी की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ए की सेक्रीफाइस करेंगे
और ए की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो बी की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको प्रोडक्शन, यानी एक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और यही हमारा पहला ऑप्शन कहता है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन आते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कॉन्सेप्ट देने वाले जॉन मेनार्ड केनीज थे, ठीक है, जॉन मेनार्ड केनीज। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था 1936 में। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के कॉन्सेप्ट को केन्स ने कब दिया था? 1936 में, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है क्या, ये भी समझना जरूरी है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता है, ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहता क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है, एक सेकेंड, हाँ, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हर कोई रिसेशन के टाइम पर, ये कॉन्सेप्ट कब काम करता है? रिसेशन के टाइम पर। अगर रिसेशन के टाइम पर, ये रिसेशन के टाइम पर सब लोग सेविंग को बढ़ाना शुरू कर देंगे, अगर रिसेशन के टाइम पर हर कोई सेविंग को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? सेविंग अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और डिमांड के घट जाने से जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो सोसाइटी होगी, देखो पूरा एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। रिसेशन ऑलरेडी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा जो है बेरोजगारी ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भी अगर लोग सेविंग बढ़ाना शुरू कर देंगे रिसेशन के टाइम पे, तो सेविंग के बढ़ जाने से मार्केट में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, यानी आउटपुट कम होगा। आउटपुट कम होगा तो जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन को घटाने के लिए लोगों को जॉब से हटाना शुरू कर देंगे, और जॉब से हटाएंगे तो सोसाइटी के अंदर इसका चेन रिएक्शन क्या होगा कि इनकम और ज्यादा गिर जाएगी। तो द अल्टीमेट आउटपुट क्या होगा? तो सोसाइटी विल बिकम, सोसाइटी क्या बन जाएगी? धीरे धीरे सोसाइटी विल बिकम पुअरर, सोसाइटी और ज्यादा गरीब हो जाएगी, ठीक है। इसी को बोला गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है जिसे जॉन मेनार्ड केन्स ने 1936 में दिया था। अगला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है? Which of the following is the correct arrangement of the countries in descending order? Very carefully read the question. Descending order according to Human Development Index, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में कौन आता है, इन कंट्रीज का क्या रैंक और पोजीशन है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट इसमें यूज की गई है वो है 2018 की रिपोर्ट, ठीक है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स जो है यहाँ पर 2018 का यूज हुआ है, और इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आंसर बी। बी सबसे ऊपर नॉर्वे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में नंबर 1 पर आता है नॉर्वे, नंबर 2 पे आता है स्विट्जरलैंड, 3 पे ऑस्ट्रेलिया, 4 पे आयरलैंड। इसे इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर और अदर ह्यूमन जो डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है उनके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट 2018 में पब्लिश की गई थी, और इसके लिए जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो था 2017 का डाटा, ठीक है। डाटा कलेक्टेड इन 2017, रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2018, ठीक है। और इस रिपोर्ट के अंदर जो रैंकिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी, नॉर्वे नंबर 1, स्विट्जरलैंड सेकंड, ऑस्ट्रेलिया थर्ड एंड आयरलैंड वाज द फोर्थ। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन जो थे वो 2019 के पेपर में पूछे गए थे। तो आज हम 2018 एंड 19 के पेपर को हमने डिस्कस किया, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने इसमें डिस्कस किया। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर फर्दर CAPF या अदर UPSC के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट जिन पर UPSC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलाई करते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम वन बाय वन फर्दर क्लासेस में समझेंगे, और अदर PYQs जितने भी हैं
20 ऑनवर्ड्स उन्हें हम अपनी फर्दर क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।